अभी तक हमने आपको बताया था अम्ल, क्षार और लवण जो है, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, और सॉल्ट जो है वो नमकीन होता है ना। उसके बाद अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ लिया था, नहीं अभिक्रियाओं के पहले ये पढ़ा था कि हाँ लिटमस पेपर। अभिक्रियाओं के पहले पढ़ा था लिटमस पेपर कैसे होते हैं, लिटमस पेपर जो है अम्ल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और क्षार के साथ हमने अम्ल के साथ पढ़ा था कि ये नीले से कैसे परिवर्तित हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है। क्षार में पढ़ा था ये लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने हल्दी के बारे में पढ़ा था, और प्याज के बारे में पढ़ा था, लौंग के तेल के बारे में पढ़ा था, और वेनिला एसेंस के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने एक अभिक्रिया भी देखी थी, 2.1 देख चुके थे। धातु के साथ अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल और धातु मिलते हैं तब हाइड्रोजन गैस बनती है, और उसका धातु का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ऐसे ही हमने देखा था जब क्षार और धातु मिलते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और तब भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। आज हमें देखना है तथा, रफ कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो साथ में। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ हम धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की क्रिया हमें किससे करानी है, हमें दोनों की क्रिया अम्ल के साथ कराकर देखनी है। और जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कैसे रिएक्ट करता है। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। Na2CO3, ये धातु हो गई, ये कार्बोनेट हो गया। यहाँ सुनो ध्यान से, अब लिखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ सुनो ध्यान से, हमारे पास धातु कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम धातु हो गई और ये हो गया कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट हो गया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, हम किसी अम्ल के साथ करा रहे हैं। कौन सा अम्ल ले रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है क्या, HCl ले लिया है। जब दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, NaCl और H2O प्लस CO2। क्या पता चला हमें ये पता चला जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तब उस धातु का क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, हमें जल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। क्या तकलीफ़ है, नहीं आया समझ में, आ गया ना। जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ, ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसको यहाँ लिखते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, जल बन जाएगा और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने एक चीज़ देख ली, धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब हमें देखना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होता है। क्या देखेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल। अच्छा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या अंतर होगा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में केवल इतना अंतर है कि उसमें एक बीच में क्या और जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसको हटा दें जरा, डस्टर दो।
लिखते हैं NaHCO3। ये होगा हमारा सोडियम सोडियम हाइड्रोजन, धातु हो गई सोडियम, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद आएगा कार्बोनेट। ऑक्साइड क्यों आएगा? कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन HCl के साथ। जब HCl के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? NaCl मिल जाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अंतर हुआ? चाहे धातु के कार्बोनेट को आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दो तब भी आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। यहाँ लिख दें क्या? या फिर आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दो तब भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। अंतर क्या हुआ? ये सोडियम क्लोराइड ये कहाँ से लेती हैं? देखो ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम यहाँ है, ये सोडियम ये हो गया, ये जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया तो H2O बन गया। क्या बचा? अब यहाँ पर C बचा, कार्बन बचा है और दो क्या बचे हैं? ऑक्सीजन बचे। तो दो ऑक्सीजन ये चलेगा यहाँ पर। फिर से देख लो एक बार, ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन एक ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन लिया तो H2O जल बना लिया। अब यहाँ क्या बचा था? कार्बन बचा है, ये तो ख़त्म हो गया, क्लोरीन भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया। यहाँ पर कार्बन बचा है और दो ऑक्सीजन बचे हैं। तीन ऑक्सीजन थे, इनमें से एक ऑक्सीजन चला गया कहाँ पर? यहाँ। दो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हो जाता है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? एक है, यहाँ पर भी एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर एक और एक दो, यहाँ पर भी दो हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन तीन है। अच्छा पहले कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर, तीन ये हो गए और बचा क्लोरीन, बचा क्लोरीन ये है। बैलेंस है ये। हमने कुछ समय पहले देखा था, एक अभिक्रिया देखी थी जिसमें CaO प्लस H2O लिया था हमने और इसमें CaOH का होल ट्वाइस बन गया था और हीट बन रही थी। देखा था क्या ये? संयोजन अभिक्रिया में नहीं, इसी चैप्टर में, संयोजन अभिक्रिया में। हाँ सॉरी फर्स्ट चैप्टर में जो अभिक्रिया दे, माय मिस्टेक। उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया में देखा था, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बना था। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, क्या ये गैस बनी है? इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बुझा हुआ चूना है, ये क्या है? ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जब बुझे हुए चूने से क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तब सफ़ेद अवक्षेप बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है। आपने देखा होगा जो चूने का पानी रहता है उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की परत सी जम जाती, देखा? पाउडर नहीं, जब हम घर पे कभी चूना घोलते हैं, चूना घोलने के बाद पानी के ऊपर की एक बिल्कुल जैसे दूध में मलाई पड़ती ना, उस टाइप की एक लेयर पड़ जाती है उसमें। हाँ बिल्कुल कांच जैसी होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है पतला सा कांच है। वो यही होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। बता रहे हैं उसको। यहाँ से क्या उठा ले रहे हम? हाँ, यहाँ से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उठा लिया। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब एक सफ़ेद अवक्षेप बच जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बचेगा श्वेत अवक्षेप। और प्लस में क्या बच जाएगा?
H2O। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को आपने देखा होगा जब हम चूना घोलते हैं किसी बर्तन में, तो बर्तन के ऊपर जैसे दूध में मलाई पड़ जाती है, ऐसे बर्तन के ऊपर एक सफ़ेद कलर की लेयर चढ़ जाती है, वो यही होती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों चढ़ गई? क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरे में है, घुला हुआ है। ऊपर की जैसे मान के चलो ये वाटर है, ये वो बर्तन था, इसमें ये भरा हुआ है, पूरे में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ऊपर की लेयर किससे कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में है। एयर में होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गई, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद बना लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो कहाँ जाएगा? रहना तो उसको पानी ही में है, उड़ के बाहर तो चला नहीं जाएगा, तो वो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है, बर्तन के जो पानी है उसके ऊपर लेयर बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट अभी बनाए थे अपन, उनसे ये चूना पत्थर हो गया, चौक हो गई, संगमरमर हो गया, वो किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। जो यहाँ पे आप बनाए थे बर्तन, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई थी ना, वो ऐसी पतली सी, उसी से क्या बनती है? चौक भी बनती है भाई। उसमें बहुत, हाँ उससे ही बनता है, उसमें बहुत पतली लेयर बनी है। ये तो हम सामान्य रूप से इसलिए बताए ताकि आपके घरों में जो यूज़ होता है वो आप समझ पाओ उससे। इसको बड़े पैमाने पर जब किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा। यहाँ पर क्या बन रहा था? यही था ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। जब जितनी अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, बड़े पैमाने पर ले रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी ज़्यादा बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा बनेगा तो उसका किसी चीज़ में, जैसे चौक बन रही है तो उसी से बन रही है, पत्थर बन रहा है, चूना पत्थर होता है वो भी उसी से बनता है, उपयोग कर सकते हैं उसका हम। ठीक है, चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर की चौक बनती है, चूना पत्थर खाते हैं। हाँ, ये खाते हो आप, जो भी खा रहे हो ना, ये खा रहे हो, चौक खा रहे हो, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट खाया आपने। देख रहे हैं अम्ल और क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं, एसिड और बेस आपस में क्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, थोड़ा सा रोकेंगे, बीच में नहीं बोलना। उदासीनीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जिसमें आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा था। जो एसिडिटी होती है उसमें एंटासिड टैबलेट खाई जाती है, या फिर एसिडिटी होती है जब हम इनो पी लेते हैं। तो एसिड, हमारे शरीर के अंदर एसिड होता है और हमने ऊपर से क्या खा लिया? बेस खा लिया। तो एसिड और बेस दोनों मिल गए, जो हमारे सीने में या यहाँ पर स्टोमक में वो जो ईसोफेगस में जो जलन हो रही थी, वो कैसी हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है? सॉल्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पर कोई एक एसिड ले लेते हैं और कोई एक बेस ले लेते हैं। एसिड दिया है NaOH, नहीं सॉरी, बेस दिया है आपका कौन सा? पहले एसिड दिया है HCl और NaOH क्या दिया है? एसिड ले लिया है HCl, बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बनेगा, ये हो गया क्या अपना? यहाँ पर हमने लिया सोडियम और क्लोरीन, ये मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हो गया। और प्लस क्या बन जाएगा? OH नहीं, एक ये H है, एक ये H है, एक ऑक्सीजन है, H2O जल बन जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लिख तो नहीं रहे ना? बहुत बढ़िया। अब भी लिखेंगे, लिख रहे थे। नहीं काहे के लिए, हम तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। सर आपको पता नहीं था ना। बार बार बोलेंगे क्या लिखने के लिए? लिखो जल्दी से। हाँ, नहीं कॉपी में कहा इतना लिख लो। इतने
पारस्परिक क्या लिखा है वो? पारस्परिक क्रिया मतलब आपस में वो कैसे क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया का मतलब। ठीक है, समझे क्या? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है इसमें एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ एक एसिड का एग्जांपल ले लिया, एक बेस का एग्जांपल ले लिया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। ये Na और Cl ने मिलकर सॉल्ट बना लिया और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया है। ठीक है, अब हमें देखना है अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्या होगा जब हम अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे? कुछ धमाका, धात्विक ऑक्साइड या फिर धातु का ऑक्साइड। यहाँ देखो जरा, पहले धातु का ऑक्साइड समझा दे क्या होता है। जैसे कॉपर लिया अपन ने, कॉपर को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया था, जलाया था, जलाया था ना। जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। ये कॉपर है और ये कॉपर ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड पता चला कैसे बनता है। ये हम ऑक्साइड बनाए हैं, किसका, धातु का। या फिर जैसे यहाँ पर आप Fe ले लेते हो या आयरन लेते हो, तो आयरन में क्या होता है, जंग लग जाती है, तो वो भी फेरस ऑक्साइड है, तो वो भी क्या है, धातु का ऑक्साइड बन गया है। अब हमें देखना ये है कि ये जो धातु का ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। धातु कैसे करती है ये हम पहले देख चुके हैं, अब धातु का ऑक्साइड कैसे करता है ये भी देखेंगे। यहाँ पर नहीं समझे, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब हमें देखना है कॉपर ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो एक अम्ल ले लेते हैं, एक धातु का ऑक्साइड ले लेते हैं। धातु का ऑक्साइड कौन सा लेना है, धातु ऑक्साइड, ध्यान देना जरा, प्लस अम्ल। जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट बना दो, ये है। नीचे हमने क्या ले लिया, धातु ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ एक हमने ले लिया H2HCl। अभिक्रिया करा दो, यहाँ पर CuCl बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। हाँ, U है तो एक ही है। तू लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति इन आयनों द्वारा होता है। सुनो ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या लिया है, ध्यान से समझो, इधर देखो जरा। हमने एक बीकर ले लिया है, बीकर में एक कॉर्क है, ये कॉर्क है एक रबर का, हाँ लकड़ी का, रबर का रह सकता है। और ये जो है सॉल्यूशन, ये जो विलयन है ये हम बार बार बदल रहे हैं। ये हम यहाँ लिख देते हैं दिया हुआ विलयन, है ना, दिया हुआ, बात नहीं करो, दिया हुआ विलयन। अभी बताएंगे दिया हुआ विलयन क्या है। ठीक है, उसके बाद ये लोहे की कीलें हो गई, ये तार हो गया, और इसको एक बैटरी से जोड़ा है, एक यहाँ पर कुंजी लगाई है, एक यहाँ बटन लगाई हुई है, एक हमने यहाँ बल्ब लगाया है। ठीक है, अब यदि ये विलयन जो है, यहाँ जो विलयन लिया हुआ है, यदि ये विलयन विद्युत का सुचालक होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। यदि ये विलयन विद्युत का कुचालक होगा तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। हाँ, रियल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल में हम कुछ ले रहे हैं, HCl ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने ग्लूकोज ले लिया है, और ग्लूकोज के साथ में हमने अल्कोहल ले लिया है। ठीक है, 4 चीज़ें ले ली हमने। अब बारी बारी से चारों का जो जलीय विलयन है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक बार हम यहाँ पर HCl ले लेते हैं, इसलिए हमने दिया हुआ विलयन लिखा है। दिए हुए विलयन में हम एक बार HCl ले लेते हैं, एक बार हम H2SO4 ले लेते हैं, एक बार हम ग्लूकोज ले लेते हैं, एक बार हम अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, जब हम बल्ब की स्थिति देखेंगे तो HCl है और H2SO4 है, इन दोनों में क्या होगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे किसको, ग्लूकोज को और अल्कोहल को, जब हम इनका ग्लूकोज का और अल्कोहल का जलीय विलयन लेंगे तब वो बल्ब जो है वो नहीं जलता है। हाँ, ग्लूकोज का जलीय विलयन मतलब ग्लूकोज को पानी में मिलाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें बीकर में लिया, उसको नहीं जलता है बल्ब। ऐसा क्यों होता है कि HCl है या एसिड जो है, जो हमने एसिड 2 लिए हैं, इनमें जो है वो बल्ब जल रहा है, लेकिन इन दोनों में बल्ब नहीं जल रहा है। क्या आप बता सकते हो हमको?
ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं। अम्ल जो होते हैं, ध्यान दो इधर, अम्ल जो होते हैं वो जल में या जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। दो चीज़ें हैं, H+ आयन और OH- आयन। तो अम्ल जब जलीय विलयन में H+ आयन देगा तो इसमें जो यहाँ पर विलयन है, इस विलयन में बहुत सारे कौन से आयन हो जाएंगे, H+ आयन हो जाएंगे। और यही H+ आयन इस विलयन को विद्युत का सुचालक बनाते हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ घोल रहे हैं जो जलीय विलयन में क्या दे, हमें H+ आयन दे, तो वो विद्युत का कैसा हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। OH- आयन से कुछ नहीं होगा, विलयन सुचालक नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ आपको H+ आयन मिले, जैसे हमने HCl डाला तो HCl क्या होगा, जैसे HCl को देखोगे आप, तो HCl को जब आप आगे तोड़ोगे तो HCl हाइड्रोजन प्लस और Cl- में टूट जाएगा। आप H2SO4 ले लो तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ये H+ आयन दे देंगे आपको। लेकिन इनमें ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये जो है अम्ल, हाँ बताओ। अम्ल में जलता है और क्षार में नहीं जलता। हाँ, अम्ल यदि ले रहा है क्योंकि H+ आयन दे रहा है वो, तो जलने लगेगा। ये OH